हमारा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, चैप्टर है चैप्टर 2। मैंने बताया पहले जो 3 चैप्टर हैं उनमें से 10 मार्क्स का आते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कोई सैलरी वगैरह इस तरह से शुरू नहीं कर रहे हैं कि रमज़ान है। दूसरा, थोड़ी सी आपकी प्रोविज़न ये भी बनी हुई है कि जनाब आगे छुट्टियां वगैरह आ रही हैं, तो उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो ये थ्योरी वाले मैंने कहा कि 2-3 चैप्टर हैं, इनको निकाल दें, 10 मार्क्स इसमें से आते हैं। देखिए, अगर तो थ्योरी को समझ के पढ़ें तो निस्बतन आसान हो जाती है, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ें और याद करें तो फिर मुश्किल हो जाता है। देखिए, याद तो करना है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रट्टे वाले क्वेश्चन अभी भी वो पूछ रहा है। इस दफ़ा उसने पूरे 38 मार्क्स का पूछा है रट्टे वाला, 38 मार्क्स। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ न्यूमेरिक्स पे रहते हैं तो आपके 38 मार्क्स तो गए, तो कुछ ना कुछ आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको बस कोई सिनेरियो बना के बताएं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। अब असल मकसद क्या है इसका, कुछ को रट्टा आसान लगता है, कुछ को न्यूमेरिक्स आसान लगते हैं, डिपेंड करता है। मुझे तो थ्योरी अच्छी लगती थी, न्यूमेरिक्स नहीं अच्छे लगते थे, बिल्कुल। कुछ लोगों को न्यूमेरिक्स अच्छे लगते, डिपेंड कर मेडिकल से बेसिकली मेरा भी चले। खैर, वापस आते। अब मसला ये है कि पैसे गवर्नमेंट में आपने एक जो है फिस्कल पॉलिसी नाम का एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट के, और उसमें कैपिटल ख़ास तौर पर जो है फिस्कल से हवाले से ये कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ से होते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमने 2 तरह के पढ़े, एक है टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैं आपकी बेस जो बनी हुई है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। एक टैक्स रेवेन्यू, एक कौन से वाला, नॉन टैक्स। एक आपने ये पढ़ा। गवर्नमेंट के खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक डेवलपमेंट का खर्चा, एक नॉन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसे पहुंच जाते हैं उनको कौन से अकाउंट्स में रखा जाता है और उसको खर्च करने का क्या तरीके हैं। हम तो यही समझते हैं जैसे सरदारी हुकूमत आई, वो जाता है बोरी पैसों की भरता है, घर ले जाता है। इस तरह से इतना आसान नहीं होता। ये जो करप्शन नाम है, करप्शन कभी भी नहीं होता, ना वजीर आजम के हाथ में होता है, ना सदर के हाथ में कि वो जो टैक्स के पैसे को जाए उठा के जेब में रख ले। हम वो सिस्टम पढ़ने लगे हैं कि अगर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जाता कौन से फंड में है और इसको विदड्रा कैसे किया जाता है। देखें, जो करप्शन होती है वो इस तरह से होती है, भाई मैं तुम्हें ये वाला ठेका दे रहा हूं, ठीक है, मुझे कितने % दोगे। बेसिकली करप्शन इस पे होती है। और कुछ करप्शन इस तरह से भी होती है, मैं तुम्हें ठेका दे रहा हूं, आधा तेरा आधा मेरा, लगाना ना। कुछ कहते हैं जो खाता है तो लगाता भी है, क्लियर है। कुछ में ये कंसेप्ट होता है, यानी केपीके में और पंजाब में ये कंसेप्ट है, ठीक है, और सिंध में माशाअल्लाह सिर्फ खाते। अच्छा, वो खाते भी नहीं है, वो ज़ाय करते हैं, मतलब ज़ाय करते हैं। जैसे मैं एक दफ़ा आ रहा था, मतलब पीपीपी की गवर्नमेंट थी, मैं आ रहा था कराची, ट्रेन से आ रहा, ट्रेन रुक गई, मैंने इधर उधर देखा, कोई स्टेशन भी नहीं है, कहाँ पे रुकी हुई, पता चला ट्रेन का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो पीपीपी का तो ये कमाल है ना, ठीक है। बाकी ओवरऑल जितनी करप्शन होती है वो किससे होती है कि परसेंटेज लेते हैं ठेकेदार से, 10%, 20%, जो भी है। खैर, वापस आते हैं। लेकिन पैसा निकलवाना गवर्नमेंट के अकाउंट से इतना आसान नहीं होता, वो हमने वो करना। चलिए, 2 तरह के, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा जो है ग्राफ में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट, और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ये 2 अकाउंट हैं जहां पे गवर्नमेंट का पैसा जाता है, तीसरा कोई अकाउंट नहीं है। जितने भी टैक्स के पैसे हैं, सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, ये जितने भी अभी हम नहीं, प्रोविंशियल, अभी हम फेडरल ही पार्ट है, नाम से ही ज़ाहिर है फेडरल, या ठीक है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन, क्लियर हो गया। जितने भी टैक्सेस के पैसे हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। इसके अलावा
गवर्नमेंट के जितने भी अदर रेवेन्यू हैं, से गवर्नमेंट ने, आपको पता है कहीं पे जो है गवर्नमेंट की जितनी, जैसे पीटीसीएल है, पाकिस्तान रेलवे है, स्टील मिल है, इनसे तो पैसे आ रहे होंगे, वो भी इसी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाते। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कोई लीज पे दिए हुए हैं, जैसे स्टेडियम है किराए पे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ज़मीन दी हुई है लीज पे, यानी आप अगर रेलवे लाइन के साथ चले ना तो 2-2, 3-3, 4-4 कनाल का रकबा होता है, कहीं पे वो रकबा लीज पे दे देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट के जितने भी अदर रेवेन्यू हैं वो सारे किधर जाते हैं? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। गवर्नमेंट लोन लेती है, वो भी किधर? फेडरल। गवर्नमेंट लोन लेती है तो पैसे तो आते हैं ना, जैसे IMF से लिया, सऊदी अरब से लिया, हर एक से लिया, ले। तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। और फिर अगर आपने लोन दिया हुआ है और आपको रीपेमेंट हुई है, वो भी वसूल किस में होगी? यानी अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी रीपेमेंट भी किस में होगी? इसमें। ये सारे पैसे किस में आते हैं? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। यहां तक क्लियर होगा? ओके। तो फिर ये तो सारे के सारे इधर आ गए। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन में पेंशन का पैसा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, नोट कर लीजिएगा। पेंशन का पैसा ये उसका भी हिस्सा नहीं है। बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे हैं, कोई टैक्स वगैरह के ला नहीं पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आइन 73 के आइन के तनाजुर में, वो पढ़ने लगे, ठीक है। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, PF होता है। अच्छा, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन मिला है, एक तो जनरल लोन, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से खर्च करे, वो कहां पे? फेडरल। स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, ठीक है, तो वो फिर किस में जाता है? पब्लिक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी पेंशन की तरह, हम सैलरी में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रेचुटी होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, इस तरह की चीजें बहुत सारे। यानी जैसे ही कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसको एकदम से पैसे दे देते हैं पेंशन की शक्ल में, प्रोविडेंट फंड की शक्ल में। वो पैसे कहां से आएंगे? पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन से। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें से पैसे निकालने हैं तो बजट पेश करते हैं नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में क्या पेश किया जाता है? बजट। बजट नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, ये ऑलरेडी आपको पता है, कानून बन जाता है। यहां तक क्लियर है कि इसमें से पैसे निकल, इसमें से पैसे तो सीधा सीधा कानून है। कोई बंदा रिटायर होगा, कोई बजट की जरूरत नहीं, जैसे ही वो बंदा रिटायर होगा चुप करके उसको इसमें से पेंशन के पैसे निकालेंगे और दे देंगे। जैसे वो बंदा रिटायर होगा प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालेंगे और उस बंदे को दे देंगे। जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसके लिए क्या आया था स्पेसिफिक, उसमें से पैसे निकाल देंगे, कोई बजट वगैरह की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें से पैसे निकालने हैं तो प्रॉपर क्या आता है? बजट आता है। बजट क्या होता है? बजट यह है, एक एस्टीमेट होता है, आप पढ़ चुके हैं पहले इकोनॉमिक्स में। एक एस्टीमेट अगले आने वाले साल का 30 जून 2024 को 30 जून 2025 तक का बजट पेश किया जाएगा। आने वाले साल में कितना खर्चा होना है, यहां तक क्लियर है? वो बजट अप्रूव होता है किससे? नेशनल असेंबली से। नेशनल असेंबली से। क्लियर हो गया? नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। यहां तक सब ओके? जैसे ही फाइनेंस एक्ट बन जाता है उससे पहले वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास। यहां तक क्लियर है? तो आगे चले। प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा और प्राइम मिनिस्टर उस पे साइन करेगा। ये अब आगे जो बातें बताने लगा वो सारी लिखी हुई हैं, ये बातें नहीं लिखी हुई थी, आगे जितनी बातें लिखी हुई है प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। प्राइम मिनिस्टर, देखें एक डैम बनना है, उसके लिए लग गए 5 अरब रुपए। अलग तक क्या पहले दिन 5 अरब रुपए लग जाएंगे? शेड्यूल बनता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है शेड्यूल, यानी सर पहले महीने इनको 50 करोड़ दे दे, फिर अगले महीने इनको 25 करोड़ दे दे,
फिर उससे अगले महीने। तो ये पूरा शेड्यूल बनता है कब कब इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है। इसी तरह से सैलरी से 12 बिलियन कर ले, सैलरी 12 बिलियन, क्या पहले महीने सारी देनी पड़ेगी? शेड्यूल होगा, 12वां हिस्सा एक महीने, 12वां हिस्सा अगले महीने करे, उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल। वो शेड्यूल कौन साइन करता है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर साइन करता है दोबारा से आता है वो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से मुराद दो है, एक होती है सेनेट और मैं यहां पे नेशनल असेंबली की बात कर, नेशनल असेंबली में वापस आएगा और अब अप्रूवल, बहस, वोटिंग शोटिंग नहीं होगी, बस एक दफा देखेंगे अब इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। तो फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, इसमें से पैसे निकलवाने हैं, वैसे नहीं। बजट आएगा, बजट पे वोटिंग होगी, क्लियर हो गया? अब जब अप्रूव हो जाएगा तो किसके पास? फाइनेंस एक्ट बनेगा, लेकिन पहले किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर एक शेड्यूल पे, हर खर्चे का शेड्यूल होता है। जैसे आपने कुछ 10 मरला इमारत बनानी है, क्या पैसे पहले दिन ही सारे चाहिए? नहीं, अभी तो जमीन खरीदने के लिए चाहिए, फिर उसके बाद ऐसा। तो शेड्यूल पे कौन साइन करता है? प्राइम मिनिस्टर। यहां तक ओके? ये वाला हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। अब से जितनी भी डिस्कशन होगी वो किस पे होगी? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे। इसकी बस हमें थोड़ी सी समझ आ गई कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन क्या होता है। यहां तक क्लियर? अब जब हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से खर्चों की बात करते हैं तो दो तरह, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंस, एक अदर एक्सपेंस। अब जरा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जितने भी सदर हैं उनको तनख्वाह दो, जितने भी वजीर आजम हैं उनको भी सैलरीज दो। वजीर आजम हाउस भी होता है, उसके खर्चे भी दो। इलेक्शन कमीशन, उनके भी खर्चे। सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं या जजेस हैं उनकी सैलरीज, उनके खर्चे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसी तरह से सेनेट के, पार्लियामेंट जो मुकम्मल है उनके खर्चे। ये सारे खर्चे कहाँ पे लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरे खर्चे कौन से वाले? सड़क बनानी है, डॉक्टर भर्ती करने, टीचर भर्ती करने, कौन से? अदर खर्च। अदर में फिर दो तरह के, यहां पे नहीं लिखे हुए, आपको पता है, एक डेवलपमेंट खर्चा, क्लियर हो गया? तो एक खर्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और बाकी दूसरे खर्चे, क्लियर हो गया? से अब ये बताएं, डैम बनना है, कौन से? अदर में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सैलरी देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल खर्च, क्लियर हो गया? अब जरा देख, लोन लिया हुआ है, लोन वापस करना, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोन अगर लेना है तो वापस करना, ये ना हो अमेरिका के चल भाग जा, मैं नहीं वापस करता। नहीं, आईन कहता है अगर लोन ले लिया है उसका इंटरेस्ट भी दो और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चा है, क्लियर हो गया? चीफ इलेक्शन कमीशन का। अच्छा ये बताएं, जजेस का खर्चा, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। टीचर की सैलरी, अदर वाला। सड़क बनानी, अदर वाला। डैम बनाना, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे खर्चे, क्लियर? यहां तक ओके? अच्छा, जब आता है बजट, जब बजट आता है, इन खर्चों पे वोटिंग नहीं होती। इन खर्चों के बाद, क्योंकि आईन ने कह दिया। अब जनाब पार्लियामेंट ने, यानी पार्लियामेंट दो तरह की, सेनेट और नेशनल, ये ज्यादा यानी हमेशा किस में जाता है? नेशनल। जो भी मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बिल होते हैं वो सिर्फ नेशनल असेंबली में जाते हैं, वो सेनेट में नहीं जाते। तो पार्लियामेंट कह जाऊं उसका मतलब भी क्या होगा? नेशनल। अब जरा सुनिएगा, पार्लियामेंट ने कह दिया, यानी आया बजट, उनमें खर्चे कौन से लिखे होते? कॉन्स्टिट्यूशनल भी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अदर खर्चे भी। कौन से वाले पे बहस होगी, वोटिंग होगी? अदर पे। यहां तक क्लियर है? अदर में डिमांड थी 12 बिलियन की और इस पे डिमांड थी 6 बिलियन की। समझ ले हमें, किसको कम किया जा सकता है? अदर वाले को। या तो पूरे का पूरा अप्रूव हो जाएगा या कहेंगे नहीं यार
ये खर्चे कम करो, इसको 11 बिलियन कर दो। क्लियर है? इसका मतलब है वोटिंग, बहस, कम करना डिमांड को कौन से वाले खर्चों में है? अदर में से। कॉन्स्टिट्यूशन खर्चे पे ना वोटिंग होगी ना बहस होगी, बस वो आएंगे, उसको एक दफा देखेंगे और अप्रूव कर देंगे। ये जो बहस होती है, ये जो अप्रूवल होती है, ये सारी अदर खर्चे, अदर मतलब सड़कें, डैम वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? अब ये बताएं, ये जब दोनों ओके हो जाएंगे तो हम कहते हैं अप्रूव हो गए, खर्चे क्या हो गए? अप्रूव हो गए। अप्रूव हो के वो शेड्यूल किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, वो इसको साइन करेंगे। अब इस शेड्यूल के मुताबिक पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से क्या करवा सकते? विड्रॉ करा सकते। यहां तक क्लियर? ओके हो गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर अगर बिजी है, साइन नहीं किए उसने, फाइनेंस एक्ट तो बन गया, प्राइम मिनिस्टर बाहर गया हुआ है, प्लेटलेस कम हो गए, हुए हैं कई दफा, ठीक है, तो कोई भी वजह हो सकती। तो नेशनल असेंबली 4 महीने के खर्चे अंदाजे के मुताबिक खुद से कर सकती है। यानी अब शेड्यूल आए तो खर्चे करें, तो क्या टीचर्स की कभी रुकी है सैलरी? क्लियर हो गया? तो नेशनल असेंबली कहेगी भी जब साइन होंगे चलो तब तो खर्चे के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक मैक्सिमम कितने खर्चे? 4 महीने के खर्चे नेशनल असेंबली कर सकती। यहां तक क्लियर हो गया? नेशनल असेंबली ने बजट पास किया, किसके पास गया पड़ा? प्राइम मिनिस्टर के पास गया पड़ा, और प्राइम मिनिस्टर अभी बिजी हैं, साइन नहीं कर रहे, महीना खत्म हो गया, नया महीना शुरू हो गया, सैलरीज तो देनी है जजेस की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे भी करने हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी करने हैं। तो नेशनल असेंबली, मैं बार बार लफ्ज कह रहा हूं, नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम कितने महीने के? 4 महीने के एक अंदाजन खर्चा किससे कर सकती है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवा के खर्च कर सकती है। बाद में जब शेड्यूल आएगा तो उसके मुताबिक क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर। अब ये वाली बात समझ आ गई? नेशनल असेंबली 4 महीने के खर्चे कर सकती। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली डिसॉल्व है, कौन होते हैं? निगरान हुकूमत होती है ना, असेंबली नहीं होती। आपने प्राइम मिनिस्टर को क्या भेजा? ठीक है, शेड्यूल भेजा कि भाईजान साइन कर दें, उससे पहले कोई और आ गया और उसको धक्के दे के हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसने डायरी उठाई, हुआ है। ये नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में तो असेंबलियां तोड़ना, ठीक है, वादा तोड़ने से ज्यादा आसान है। तो असेंबली टूट गई, अब बैठे हुए हैं। तो इस सूरत में अब तो नेशनल असेंबली भी नहीं है। देखिए, जब अगर शेड्यूल लेट हो तो नेशनल असेंबली कितने महीने के खर्चे? नेशनल असेंबली ही झाड़ू दे के साइड पे कर दी गई है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट तो होगी, जिसको पता नहीं केयर टेकर। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व है तो फेडरल गवर्नमेंट 4 महीने के खर्चे, तब तक नए इंतखाब 3 महीने के अंदर अंदर हो जाते हैं। सुना है कहीं पे? हो जाते। मार्शल लॉ ना लगे तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या होते हैं? नए इंतखाबात हो जाते हैं। तो उस दौरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 4 महीने के अंदाजन खर्चा कर सकती है। आपने केयर टेकर नहीं कहना, आपने कहना फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल जी नहीं, कहां हुए लास्ट टाइम? क्या हुआ? इमरान खान के बाद यार पीडीएम थी ना यार, पीडीएम के बाद कितना अरसा रहा? अच्छा बकवास नहीं करो, कानून में यही लिखा हो, बात तमीज ना। अच्छा खैर वापस आ। पाकिस्तान में तो बात, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स का कोई कानून पाकिस्तान पे नहीं लगता मेरी बला से। तो भाई ये आइन में यही लिखा हुआ है, मैं आइन पढ़ा रहा हूं, मेरी तरफ से बला में। खैर वापस भाई, अगर ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है तो नेशनल असेंबली 4 महीने के अंदाजन खर्चे कर सकती है। और अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व है तो फेडरल गवर्नमेंट 4 महीने के खर्चे अंदाजन कर सकती है। आखिरी बात,
ये किसके पास होता है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, पार्लियामेंट की स्टेट बैंक नहीं, स्टेट बैंक तो एक इदारा है ना, पार्लियामेंट की कस्टडी, और अगर पार्लियामेंट ना हो तो सदर की कस्टडी में। यहां तक क्लियर है? पढ़ लें जरा, आगे पढ़ते हैं। लें जी, नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने लगे हैं, मतलब वो जो आइन में लिखी हुई है। सबसे पहला है फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो अब तक आपको पता नहीं थी। पहला कौन सा है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और फिर कौन से वाला? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, लोन रेज्ड, रेवेन्यू की जगह आपने वो लिख लिए होंगे, वो वाले रेवेन्यू, यहां पे पूरा नहीं लिखा हुआ। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, लोन रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट, लोन मिले या किसी को लोन दिया हुआ था हमें वापस आया, किसकी सूरत में? रीपेमेंट, शैल बी क्रेडिटेड टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर हो गया? क्रेडिट से मुराद है बढ़ना। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट आते हैं वो पैसे आ रहे होते हैं, और जो डेबिट होते हैं वो आपके खर्चे होते हैं। तो इस तरह से आपने लिखना। क्लियर हो गया? आगे चल। ऑल अदर मनीज, बाकी पैसे, रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, पेंशन, ग्रांट्स, प्रोविडेंट फंड, और डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। बाज दफा ये सुप्रीम कोर्ट जुर्माना वगैरह लगाती है। क्लियर है? वो वाले पैसे भी शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ये जो अभी बहुत मशहूर केस चल रहा है, जो है एक यूनिवर्सिटी वाला, वो पैसे इस अकाउंट की बजाय इस अकाउंट में मंगवाए गए। समझ गए? तो गवर्नमेंट कौन सा यूज कर सकती है बजट के थ्रू? समझ गए? ये रोला हुआ था, जब लंबी बहस हो जाएगी, खैर छोड़े। कस्टडी किसके पास है? बस यही रोला था। ये थोड़ी सी गलती थी। कस्टडी इटीसी आ जाए, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक, कस्टडी किसके पास होगी? दबाओ। एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी कौन से वाला? पार्लियामेंट, या फिर कौन से वाला? प्रेसिडेंट। इसमें से जो पेमेंट होती हैं, विदड्रॉल हैं, सारे अकाउंट कनेक्टेड मैटर, ये सारे किसके अंडर होते हैं? या पार्लियामेंट देखती है या फिर कौन से वाला? अगर पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का क्या मुराद है? ज्यादातर नेशनल असेंबली, या फिर अगर वो नहीं है तो सदर। एनुअल बजट स्टेटमेंट, कुछ पता है? ठीक है, बजट आएगा और फिर फाइनेंस एक्ट अंग चलते। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल बजट आता है, ये आपको पहले भी पता है। फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली। समझ गए? पार्लियामेंट नहीं वर्ड यूज किया उसने, क्या यूज किया है? नेशनल असेंबली। तो जो पैसे से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सेनेट में नहीं जाते, वो नेशनल असेंबली में जाते। चैप्टर 1B लॉ में भी आप यही वाली बात पढ़ेंगे, चीजों को आपस में क्रॉस रेफरेंस किया करें। आ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कितने पैसे आएंगे, कितना खर्चा होगा। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। द बजट, आपस में बातें नहीं प्लीज। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शो सेपरेटली दो खर्चे। नंबर 1, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंस चार्ज बाय, एक कॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा। क्लियर हो गया? ठीक है। ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि पैसे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ उसमें तो नहीं निकल सकते ना। और दूसरा कौन सा? अमाउंट मीट्स टू, जो है अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट कौन से वाले? अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर हो गया? एंड शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड, ये वाले खर्चे कुछ रेवेन्यू नॉन डेवलपमेंट, और अदर एक्सपेंडिचर कौन से वाले? डेवलपमेंट। नहीं समझ आए? क्लियर है? तो जो बाद वाले खर्चे होंगे ये वाले अदर एक्सपेंस, उसको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस, सुना हुआ है ना, या डेवलपमेंट या नॉन। ये क्लियर है बेटा? या तो बजट आएगा, दो तरह के खर्चे लाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा कौन से वाला? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अदर खर्चे। अदर खर्चे को फिर दो में डिवाइड करेंगे, एक रेवेन्यू और एक अदर। अदर से मुराद फिर कौन से वाले होंगे? डेवलपमेंट वाले खर्चे या कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्लियर है? अगर बताए हॉस्पिटल बनी और उसकी सैलरीज दी, रेवेन्यू, हाँ बस ठीक है, कंसेप्ट आपका ओके। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इसके साथ लिखे ये वो खर्च बताने लगा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसको कहें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंसेस, ताकि आपको समझ रहे इसकी। कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे बताने लगा, ये खर्चे तो जरूर होंगे भाई, इनके अलावा कोई चारा नहीं। यकीनन इसमें सड़क वाले डैम वाले खर्चे होंगे नहीं, बस समझ गए। चले, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये जो है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और कौन से वाले की लिस्ट लगाने लगा है? लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो देखें जो लिस्ट आइन में आ गई, हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना, जिनकी लिस्ट कौन दे देगा? कॉन्स्टिट्यूशन देगा, तो वो कौन से खर्चे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे ही होंगे ना। क्लियर हो गया? तो इस वजह से रेम्युनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंस ऑफ हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट यानी सदर का जितनी भी रेम्युनरेशन सैलरी वगैरह, और उसके ऑफिस का। रेम्युनरेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां पे हाई कोर्ट क्यों नहीं आ रहा? वो प्रोविंशियल खर्चा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फेडरल खर्चा पढ़ रहे हैं ना। क्लियर हो गया? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद किसी प्रोविंसेस में नहीं आते, क्लियर है ना, ये हमारा कंसेप्ट है ना, वो फेडरल में आते। ओके, समझ आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेम्युनरेशन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इसके साथ लिखे ऑफ सेनेट, होते हैं ना, सेनेट का चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, और नेशनल असेंबली का क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर इसके साथ ब्रैकेट में लिखे सेनेट जी, सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, SENATE आई थिंक, स्पेलिंग के मामले में यार गूगल कर ले, डिक्शनरी के मुंह वाले। अच्छा मुझे देखी जा रहा है इतनी देर तक, तो मोबाइल निकाल, उधर से निकाल, मुझे भी शर्मिंदा किए जा रहे हैं, सर को भी नहीं आता, रिकॉर्डिंग भी हो रही। मनु सुनाओ। अच्छा, तो फिर कहेगा मैं सर को लाजवाब कर दिया। अच्छा, 10 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किसका? नेशनल असेंबली का। तो वो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और जो नेशनल असेंबली के क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। हाँ बता। ऑडिटर जनरल, बेसिकली जितने डिपार्टमेंट हैं उनका ऑडिट करने के लिए AGP होता है, ठीक है। मोस्ट करप्ट महकमा है ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ये सबका ऑडिट करने जाते हैं। तकरीबन जो है, तो मैंने तकरीबन कोई इसमें 3.5 महीने जॉब की हुई है, तो बड़ा टाइम गुजारा। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी से थे, तो हम ऑडिटर, गवर्नमेंट के ऑडिटर लग गए, गजटेड ऑफिसर। तो वो तो किसी एक जगह पे गए, वो डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठ गए, मेरा ख्याल स्कूलों का ऑडिट था। तो मैं उन्हें कहूँ कि यार चलो फलां स्कूल को विजिट करते हैं, कहता नहीं स्कूल वाले इधर ही आ रहे हैं। तो मैं उन्हें कहा खर्चे की लिस्ट दो, वो लिस्ट भी हो, उसके अंदर पैसे भी हो। तो मैं कहूँ भाई आपके पैसे हैं? कहते नहीं आपके पैसे। मैं कहा यार पता नहीं, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या रोल है। खैर मैं उनको वापस कर दिए। शाम सीनियर हर एक ने कहा मैं इतने लाया हूँ, मैं इतने लाया हूँ। मैंने कहा मैं तो वापस कर आया हूँ। सारे मुझसे नाराज। तो मुझे पता चला कि एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार तुमको सैलरी नहीं मिलती? सैलरी से क्या बनता है? मैंने कहा यार मतलब अच्छे खासे, मतलब 17वें 18वें स्केल में है आप, कुछ 16वें में है, तो सैलरी से क्या बनता है, मतलब क्या ये कौन सा तरीकाकार? वो एक ने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है मेरी सैलरी है कितनी। ये कॉन्फिडेंस है। दिल में कहा तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे लानत, हराम, और इतना दीदा दिलेरी से, ठीक है। खैर दूसरे दिन मैं गया, हाँ भाई फलां स्कूल जा रहा है, ये यानी फलां स्कूल के बंदों से मिलने जा रहा है, स्कूल तो नहीं जाना। मैंने उन्हें कहना था भाई आप कहते हैं इतने पैसे आए और कमरा बनवाया आपने, तो जाके देखें तो सही कमरा है या नहीं। ठीक, वो कहते यार कमरा कोई उठा के ले जाएगा, खड़ा होगा। तो अगले दिन उन्होंने मुझे कोई स्कूल नहीं दिया, तो स्कूल, वो कहते नहीं सुकून। तो उल्टा हमारी। खैर मैंने कहा यार मुझे कोई काम तो दो, मतलब ठीक है मैं भी ऑफिसर हूँ। तो
खैर मैंने ज़बरदस्ती एक वो ले लिया, शाम को कॉल आ गई, अब लाहौर वापस आए, अब सही ऑडिट नहीं कर, वापस आ गया, क्या करूं, ठीक है। तो ये कुछ महीने चला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार ठीक है, तो यार फजले रब ही होता है सारा, और कुछ नहीं होता, बकवास, ठीक है। टाइम वेस्ट क्या करें, क्लाइंट बेस को बिल्कुल डेफिनेटली, वो बंदे खुद वो क्लर्क हैरान थे, तो कहते पहली दफ़ा है जी, मैं कहा पहली दफ़ा। अच्छा, तो बस यही होता है कि पर स्कूल अमाउंट एक मुकर्रर होती है, यानी किसी स्कूल को अगर 20 लाख दिए हैं तो 2 लाख हमें दे दो, किसी को 50 लाख आया है तो 4 लाख हमें दे दो, इस तरह से मुकर्रर होता है, कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता। पैराग्राफ इस तरह से बनाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ उन पर इतराज़ लगाते हैं, और वो इस तरह उनको तरीका भी बताते हैं कि तुम जाके ये वाली बात बोल देना तो तुम्हारा ये वाला इतराज़ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब मोस्ट करप्ट, मतलब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, इवन रेवेन्यू में भी रहा हूँ, ये जो पटवारियों वाला महकमा होता है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा करप्ट है, ये एजीपी मुझे लगा, ठीक है। जी क्या, हर बंदा ले सकता है, हर बंदा ले सकता है, ये इनके ये ज़्यादा मसाइल, ये मंजर आम पे नहीं आते ना। वज़ीर आज़म तो जेल में पड़ा है, जेल, नवाज शरीफ भी जेल भुगत चुका है, जरदारी 10 साल जेल काट चुका है, तो पॉलिटिशियन जो है वो बड़े लेवल के वो पकड़े जाते हैं, ये अफसर शाही ये पकड़े भी नहीं जाते, पकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि एक ज़रा इसको देखें, एक चपड़ासी था, गवर्नमेंट के लेवल देखे उनका, उसको कहा मैं तुम्हारा तबादला करा दूंगा, चपड़ासी को, तो उत्थे जाके केड़ा मैं मैनेजर लग जाऊंगा, चपड़ासी ने उधर भी जाके चपड़ासी रहूंगा, और एक को मुअत्तल किया और साथ में उसको सैलरी मिलती, वो कहते शुक्र है काफ़ी अरसे से छुट्टियां नहीं मिली, ये एटीट्यूड होता है, काफ़ी अरसे छुट्टियां नहीं मिली, तनख्वाह तो आती रहनी है, तीन चार महीने बाद दोबारा क्या हो जाऊंगा मैं, बहाल हो जाऊँ। नहीं, मैंने एक की शिकायत की, वो मुअत्तल हुआ, उसने मुझे शुक्रिया का मैसेज किया कि मैं मरी जा रहा हूं। खैर वापस अब एडमिन एक्सपेंसेस इन्हीं के जो ऊपर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग कौन से वाले, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर एंड जो है सर्वेंट ऑफ कौन से वाले, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे भी और उनके ऑफिसर वगैरह के खर्चे भी, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, इसी तरह से एजीपी जो ऑडिटर जनरल है उनके, इसी तरह से इलेक्शन, यानी ऊपर बंदों के नाम दे दिए उसने और नीचे कह दिया उनके एडमिन और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑफिसर, इन सब के रेम्यूनरेशन भी, इस तरह से सेनेट भी और कौन से वाला, नेशनल असेंबली भी। क्लियर हो गया। सेक्रेटेरिएट ऑफिस कहते हैं इनका नेशनल असेंबली को, और जो है सेनेट के जो ऑफिस होता है बाकायदा, जहाँ पे मतलब उनके एडमिन ऑफ नंबर 1 इन, अगर मैं कहूँ 1 से 5 तक ये मेन बंदे हैं, और जो बी है इन सब के एडमिन और इनके ऑफिसर्स के रेम्यूनरेशन, ये भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चा है। फिर सी पे आते हैं डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को जो इंक्लूडिंग कौन से वाला, इंटरेस्ट वगैरह जो देना पड़ता है, ठीक है, उसकी पेमेंट भी किस में लिखी हुई है, फेडरल कौन। फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो प्रिंसिपल वापस करना है उसकी पेमेंट भी फेडरल कंसोलिडेटेड। अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन जब लिया जाते हैं आईएमएफ वगैरह से, तो पहले मीटिंग हो रही होती है, आपने देखा नहीं, आईएमएफ वाले आए, कुछ पाकिस्तानी वफद गया, इनकी आपस में मुज़ाकरात हुए, तो उसके खर्चे भी सारे कहाँ से जाएंगे, फेडरल। रिडम्पशन ऑफ द डेट को वापस करना, देखें अगर ऑन सिक्योरिटी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, अगर आपने कोई सिक्योरिटी ली है और डेट वापस कर रहे हैं तो उसको वर्ड यूज कर रहे हैं रिडम्पशन, और अगर आपने सिक्योरिटी के बगैर लिया है तो उसको कह रहा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। दोबारा से अब चारों को इकट्ठा करने लगा हूं, इंटरेस्ट, जितने भी चार्जेस, ठीक है, और अगर लोन लेना है तो उसके एक्सपेंस सारे किस में से जाएंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, चाहे सिक्योरिटी रखवा के जो है पैसे वापस करें बाद में, यानी लोन लें और उसको क्या करें, वापस करें, या नॉर्मल वाला लोन हो उसको वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं और सिक्योरिटी वाले को क्या कह रहे हैं, रिडम्पशन कह रहे हैं। दोनों का मतलब है वापस करना। ये वाले खर्चे भी किससे जाएंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। फिर अमाउंट पेड फॉर जजमेंट एंड ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, दुनिया में कहीं पाकिस्तान पे मुकदमा हुआ है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रैकोडिक एक कान है, वहां से सोना निकल रहा है बलूचिस्तान की,
एक कंपनी को हमने ठेका दिया, वो मेरे ख्याल स्विस कंपनी थी, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ एक आदत है अपना काम नहीं करना, बाकी सबके काम में टांग अड़ानी है। तो उस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट के थे चौधरी इफ्तिखार, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था उनका, ठीक है, वो ग्लासेस लगाते थे जो, तो इसी मतलब हमारे यहाँ सारे सुओ मोटो ले लिया जनाब, एक्शन और ये फला। तो जो इफ्तिखार साहब थे, जो भी था उस टाइम पे सुप्रीम, उसने कहा ये तो गलत है, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उस कंपनी में ने जाके पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में केस कर दिया, उसका मौक़िफ़ सुना गया और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर, 6 बिलियन डॉलर जुर्माना हुआ। 5.5 अरब डॉलर हमारे पूरे साल का बजट था उस टाइम। अब हाथ पांव फूल गए, फिर 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी। अब दोबारा से उस कंपनी को ठेका दिया है और कंपनी ने कहा चलो आपसे जुर्माना नहीं लेते, ठीक है, तो बचत हो गई। तो अगर ये जुर्माना देना पड़ता तो कहां से देते? फेडरल को। ये आखिरी पॉइंट आप पढ़े तो जी, पाकिस्तान गिरवी रखवा, पहले गिरवी पड़ा हुआ बेटा। अच्छा, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर कोई आलमी अदालत का या किसी भी अदालत का पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो जो अमाउंट वगैरह है, फाइन, पेनल्टी, जुर्माना, वो सारे कहाँ से पे करेंगे, ठीक है। और आखिरी जो है, अगर आइन में कोई तब्दीली करके पार्लियामेंट वगैरह कोई खर्चा और कह दे तो वो भी क्या बन जाएगा? आइन में तरमीम होती है ना, 18वीं तरमीम, 12वीं तरमीम करके आइन में कोई खर्चा डाल दें तो वो भी किधर हो जाएगा। चलें आगे चलते। ये क्लियर हो गया? ये खर्चे आपको रटने पड़ेंगे, 3 से 4 दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलें खैर आगे चलते हैं। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। पता नहीं बजट के थ्रू खर्चा आता है, बजट के बारे में ऊपर। अच्छा, ये पहले वाले खर्चे के साथ लिखें, कौन से वाला? कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे। और दूसरे वाले खर्चे के साथ लिखें सड़कें वगैरह, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, डैम, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी आप लिखें। वन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे और 2 के साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अदर, या लिख लें रोड्स, डैम, ठीक है, कुछ भी लिख दें इस तरह का खर्चे। आपको कंसेप्ट है। बजट में डिमांड की जाती है इतने पैसे दो, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे होंगे, कुछ ना। जरा पढ़ते हैं, कंसेप्ट है, आपको आसान हो जाएगा। एक्सपेंस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और फंड कौन से वाले? खर्चे कौन से वाले? इन एनुअल बजट स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे शैल बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली, वोटिंग विल नॉट बी। ये कंसेप्ट है ना, इस पे वोटिंग नहीं होगी। अदर एक्सपेंसेस, ये कौन से वाले हैं? टीचर की सैलरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे। एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू द फॉर रेजिंग ग्रांट। यार इसके लिए तो पैसे अलग से दो, ठीक है। द असेंबली मे आर मे नॉट एग्री टू द डिमांड। 12 बिलियन हो सकता है मान ले, या 12 से किस पे ले आए? 11 पे, 10 पे। क्लियर हो गया? इट मे आल्सो रिड्यूस द डिमांड, हो सकता है वो माने, हो सकता है ना माने, हो सकता है वो 12 से 11 पे ले आए, रिड्यूस भी कर सके। क्लियर हो गया? डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल। ये लिखे कि बजट कौन पेश करता है? फेडरल गवर्नमेंट ना, फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? तो बजट क्या आता है? फेडरल गवर्नमेंट से आता है। चले, ऑथेंटिकेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ, नहीं सारा भूल जाएंगे, आसान है। हमने अगले 3-4 पैराग्राफ पढ़ने हैं और वो कंसेप्ट आपको आ चुका है। बताएं एक लफ्ज इसमें से जो आपको समझ ना आया। जब समझ आता है तो पढ़ते जाए। अच्छा ठीक कह रहे हैं, चले चले आगे। ऑथेंटिकेशन कौन सी वाली होगी? ऑथेंटिकेशन बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आप बैठे रहते हैं, हम खड़े होके पढ़ाते। ये चौथा लेक्चर है, मुसलसल दबाओ बकवास न। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शैल साइन द शेड्यूल, तो बकवास न कर। कल भी इसने मुझे इस तरह से इंग्लिश बोल के फंसा लिया था, आज कोई बकवास न कर, इफ यू डोंट माइंड। मैंने कहा शरीफ बंदा है, मान लेते हैं। तेरी सीखा कहां से है तुम? अच्छा फिर
प्राइम मिनिस्टर शैल साइन द शेड्यूल। शेड्यूल की क्यों बात कर रहा है? खर्चे सारा पहले दिन नहीं हो जाता। क्लियर हो गया? जैसे 12 महीने की सैलरी है तो पहले महीने 1 महीने की सैलरी विड्रॉ करें। द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। क्लियर हो गया? और कौन से वाला? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस। तो ये ए जो है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे, और बी कौन से वाले? अदर वाले। लिखें जरा। नेशनल असेंबली ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंस शैल नॉट एक्सीड, ये वाली अमाउंट जो बी है, शैल नॉट एक्सीड अमाउंट मेंशन इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर नेशनल असेंबली। जितना बजट ने अप्रूव किया उतना ही खर्चा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? दूसरे खर्चे के बारे में स्पेसिफिकली कह रहा है। 12 से 11 मिलियन कर दिया नेशनल असेंबली ने, तो अब कितना जाएगा शेड्यूल में? 11 मिलियन, 12 मिलियन नहीं जाएगा। ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल एज अबव शैल बी लेड बिफोर कौन से वाला? नेशनल असेंबली। ठीक है? इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट। जब साइन हो जाएंगे, जब पीएम से साइन हो जाएंगे, इसके साथ लिखें, जब पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से साइन हो जाएंगे तो दोबारा कहां पे आएगा? नेशनल असेंबली में। लेकिन अब ना वोटिंग होगी ना डिस्कशन होगी, सिर्फ एक दफा दिखा देंगे कि ये किसने अप्रूव कर दिया? पीएम ने अप्रूव कर दिया। जी दोबारा बता देता हूं। एक शेड्यूल दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे का और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल खर्चे का, और प्राइम मिनिस्टर उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। यह बात क्लियर है? लेकिन जो खर्चे होंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो 12 को अगर 11 कर दिया गया तो दोबारा से 12 नहीं करने, बस 11 ही रहेगा। क्लियर हो गया? जब साइन हो जाएगा तो फिर ये दोबारा किसके पास आएगा? नेशनल असेंबली पे। क्लियर है? लेकिन अब ना वोटिंग होगी ना डिस्कशन होगी, सिर्फ नेशनल असेंबली को एक दफा दिखा देंगे भाईजान साइन हो गया। An expense from federal consolidated fund shall be considered as authorized when above procedure is followed। प्रोसीजर क्या है? बजट लेके आए। बजट में 2 तरह के खर्चे, एक पे डिस्कशन होगी, एक पे डिस्कशन नहीं होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा। क्लियर हो गया? जब साइन हो जाएगा अब एक दफा किसको दिखाएं? नेशनल असेंबली को। अब उस पर डिस्कशन वगैरह नहीं हो, अब उसमें से पैसे निकलवा सकते। क्लियर है जी? नहीं, नेशनल असेंबली करेगी खुद। ये कह सकता मैं साइन नहीं करता, कोई कह देगा इसको यूं कर दे, इसको यूं कर दो, करेगी नेशनल असेंबली। खुद से एक चीज भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उसका काम बस साइन करना है। बेटा 85 पे है, सॉरी 86 पे है, 2 छोड़ दें। 85 86 पढ़ते हैं और बस खत्म करते हैं। आ जाए 85 पहले आ जाए। नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट इन एडवांस ऑफ estimated expenditure for a part of financial year not more than if authentication of the schedule is pending। ये मैंने बताया था कि अगर साइन पेंडिंग है तो कौन करेगा? नेशनल असेंबली। और अगर नेशनल असेंबली ही उड़ गई, ठीक है, इफ द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व फेडरल गवर्नमेंट may authorized expense from federal consolidated fund for the estimated expenditure not more than 4 months if the authentication of the schedule is pending, या फिर क्या है? नेशनल असेंबली ही नहीं है। क्लियर हो गया ना? पीएम के पास साइन करने के लिए गया हुआ है, पेंडिंग है, या फिर कौन से वाली है? नेशनल असेंबली भी नहीं है, तो फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट। चले कल यहीं से स्टार्ट। दोबारा बता दे। अगर असेंबली है तो असेंबली भेजेगी किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। और अगर असेंबली नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, और अगर वो साइन करे या ना करे तो 4 महीने का फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? खर्चा कर सकती है। चले जी।